तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स का मेन 3 पार्ट हम लोग को करना है। हम लोग ट्रेडर के लिए फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रेडिंग बनाना है हम लोगों को, पीएल बनाना है। ट्रेडिंग और पीएल जो है आजकल एक ही साथ होता है, और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, नेट पीएल से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से बिजनेस मेंटेन करने का जो भी एक्सपेंस होता है वो माइनस कर देने के बाद जो प्रॉफिट रहता है नेट प्रॉफिट। फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा एसेट रहता है एंड लाइबिलिटी रहता है। तो हम लोग इसके बारे में, इसका कंसेप्ट जो है, जो हम लोग रीड कर रहे थे। अब इसका कुछ होमवर्क था जो शायद तुम लोगों ने नहीं किया, या फिर किया है तो शायद हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग करेंगे, तो तुम लोग मेरे साथ बताते रहना कि हुआ है कि, मतलब तुम लोगों ने जो भी ट्राई किया है ठीक हुआ है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला ले लेंगे। तुम लोग को जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था ना, ठीक है, उसका एकदम लास्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन 7 करेंगे हम लोग, और उसके ऊपर लिखा हुआ ही था कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो भी डेटा गिवन है उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय श्री तीर्थंकर होगा शायद, तीर्थंकर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से बिजनेस मेंटेन करने का एक्सपेंस हम लोग जब पे कर देते हैं तो जो प्रॉफिट रहता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ब्रॉट डाउन करेंगे, उसके बाद जो भी एक्सपेंस है उसे डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे, लाइक रेंट है, सैलरी है, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है। यानी क्या होता है, कमीशन का क्रेडिट मतलब कमीशन अर्न हो रहा है या कमीशन पे करना पड़ रहा है। अगर क्रेडिट है तो कमीशन मिल रहा है या कमीशन पे करना पड़ रहा है? मिल रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड होता है इसीलिए। बैड डेप्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, लेकिन देखो ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है 1/4/2012, यानी प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का। सन्ड्री डेटर है, डिस्काउंट रिसिप्ट है, प्लांट एंड मशीनरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, और रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स दिया हुआ। एडजस्टमेंट तो मैंने बताया भी था लास्ट दिन कि एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, जबकि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पैटर्न में दिया हुआ है सारा डेटा, यानी एक्सपेंस या इनकम का डेटा। और जो भी जिसमें एडजस्टमेंट है, लाइक कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, रेट, जो भी एडजस्टमेंट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा है कि 4000 है, ठीक है। तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल हमें सैलरी का पे किया है कितना, 10,000, लेकिन करना चाहिए था हमें कितना, करना चाहिए था हमें 14,000। 4,000 नहीं किया हम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज पीएल जो बनता है वो पूरे 12 मंथ्स का ही होना चाहिए, चाहे वो इनकम के रेस्पेक्ट में हो चाहे वो एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में हो। रेंट बोल रहा है 11 मंथ्स का पे किया हुआ है, तो रेंट का देखो कितना दिया हुआ है, 22,000। रेंट अगर 22,000 दिया हुआ है जो कि शो करता है 11 मंथ्स का, तो ये नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें 12 मंथ्स का ही सारा चीज लिखना है। अभी मैंने बोला था 2 मिनट पहले। तो ये 22,000, और इसमें कितना देने से ये 12 मंथ्स का शो करेगा, ये तो 11 मंथ्स का शो कर रहा है, और कितना एडिशन होने से ये 12 मंथ्स का शो होगा। 12 मंथ्स के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 2,000, बिकॉज 22,000 फॉर 11 मंथ्स, तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 22,000 डिवाइडेड बाय 11, 2,000। तो 2,000 प्लस 22,000, तो ये हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू तो हुआ है, मतलब ड्यू होने का मतलब है हमें रिसीव होना चाहिए था, बट रिसीव नहीं हुआ है 2,000, तो वो भी क्या होना चाहिए, इनकम में ऐड होना चाहिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या है हम लोगों ने, मतलब सर्विस लिया ही नहीं है,
या फिर टाइम आया ही नहीं है प्रीमियम पे करने का लेकिन पे कर दिया है, इसका मतलब ये 12 मंथ्स बियॉन्ड है, 12 मंथ से ज्यादा का है, इसीलिए से हम लोग करेंगे लेस। डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बिकॉज पीएल में हम लोग फिक्स्ड एसेट का जो मेंटेन करने का एक्सपेंस दैट इज डेप्रिसिएशन उसे चार्ज करते हैं। फर्दर बैड डेट अमाउंटेड टू 2000 एंड मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बैड डेट कुछ था यहाँ पर देखो, इसीलिए फर्दर बैड डेट लैंग्वेज यूज हुआ है। ऑलरेडी बैड डेट जो था, बैड डेट देखना है हमें, नॉट प्रोविजन फॉर बैड डेट मिला, बैड डेट देखो ऑलरेडी था 2000, ठीक है, और फर्दर मतलब उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी बैड डेट हुआ है जो कि है 2000, और उसके बाद तो मतलब ये जो बिजनेसमैन है ये चाहता है कि डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट कर ले, यानी इसे ऐसा लगता है कि 100 में से 5 रुपीज मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरा बैड डेट हो सकता है। प्रोविजन मतलब फ्यूचर का हो सकता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन हम लोग को एडवांस मिला है। एडवांस तो इसका मतलब इस ईयर का रिलेटेड नहीं है, अगर तुम्हारे इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है तभी तो तुम बोल रहे हो एडवांस, तो ये एक्सपेंस तो नहीं है, रिसिप्ट हुआ है, यानी इनकम था, कमीशन रिसिप्ट तो हुआ है लेकिन एडवांस में हो गया, टाइम के पहले ही हो गया, तो ये लायबिलिटी है। जैसे कि मैंने बताया था, टाइम के पहले अगर किसी से पैसा ले लेते हो, सर्विस देने का अभी टाइम आया ही नहीं है तो लायबिलिटी है, क्योंकि हेडेक होता है। या फिर किसी को पैसा देना चाहिए था, टाइम चला गया, अभी तक नहीं दिए तो भी एक हेडेक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पीएल में 12 मंथ्स हमें हमेशा देख के चलना है, चाहे वो इनकम रेस्पेक्ट हो चाहे वो एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाला पीएल प्रिपेयर करना है हम लोग को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो इस तरह से फॉर्मेट हम दिखा देते हैं, इस तरह से फॉर्मेट पूरा लिखना है। इन द बुक्स ऑफ, हम एक फॉर्मेट दिखा देते, बाकी तुम लोग लिख पाओगे। इन द बुक्स ऑफ 3 जो बिजनेसमैन है, क्या नाम तो है, तीर्थंकर, तिरलंकर ऐसा कुछ है, जो भी हो। नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31st of March 2013, 31st of March 2013। अब फॉर्मेट देखो क्या होता है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, 2 अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट होता है ना क्वेश्चन में, लाइक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, तो उसके लिए दो अमाउंट कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, और पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर। तो ये पैटर्न जो है तुम लोग को हर एक क्वेश्चन में मेंटेन करना है, और स्केल से लाइन वगैरह सब डालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये वाला है, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किधर ब्रॉट डाउन होगा, इधर होगा, ठीक है। प्रॉफिट जो है क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो 2 जीपी था तो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही लिखना चाहिए, हालांकि हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट जीपी ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, लेकिन मेन ऐसे ही होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, हाइफन देके जीपी ब्रॉट डाउन हम लोग को लिखना चाहिए। वैसे तुम लोग बाई जीपी भी लिखोगे तो गलत नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोला है रेंट, और हम लोगों ने देखा था रेंट में कुछ एडजस्टमेंट था, तो फिर हम लोग रेंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं टू रेंट, रेंट का वैल्यू इनर कॉलम में, इनर कॉलम में वो सारा वैल्यू लिखेंगे जहां जहां एडजस्टमेंट है। तो रेंट का क्या एडजस्टमेंट है, देखो रेंट का क्या एडजस्टमेंट है, देखो रेंट 11 मंथ्स का दिया हुआ है, तो फिर हमें 12 मंथ्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 22,000 है, 22,000 है, ये 11 मंथ्स का है, हमें सारा डेटा 12 मंथ्स का करना है, तो फिर 11 मंथ्स का है, तो आउटस्टैंडिंग यानी हम लोगों ने बाकी रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, O/S, मतलब आउटस्टैंडिंग तुम लोग पूरा लिख लो आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग आ रहा है 2000, कैसे आ रहा है वो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को। 11 मंथ्स का दिया हुआ है, पेड फॉर मतलब ये पेमेंट 11 मंथ्स का है, तो 22,000 फॉर 11 मंथ्स, देन पर मंथ 2000, तो फिर एक मंथ का ही तो कम है, 11 मंथ्स दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 24,000। हमें ये पीएल जो प्रिपेयर करना है हमेशा 12 मंथ्स के रेस्पेक्ट में ही प्रिपेयर करना है।
तो ये बन गया आउटस्टैंडिंग रेंट। और अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला जाता तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है करंट लाइबिलिटी में चला जाता। पहला बात है किसी को पैसा देना चाहिए था, हम लोगों ने अभी दिया नहीं, टाइम चला गया तभी तो आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी। और ये कैसा लाइबिलिटी है, ये 12 मंथ्स के अंदर पे कर देना चाहिए, करंट लाइबिलिटी है, इसीलिए हम लोग इसे करंट लाइबिलिटी यानी फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। नेक्स्ट है सैलरी, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट था, तो सैलरी इसको भी हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। टू सैलरी, सैलरी है 10,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग बता दिया था डायरेक्टली 4,000, तो हम लोग 4,000 ऐड कर देंगे तो 14,000। उसके बाद देखो कमीशन क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस यानी इनकम है, तो ये इनकम साइड है हमारा, ये एक्सपेंस साइड है, ठीक है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो बाई कमीशन। और इसमें भी हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट देखा था, तो कमीशन का जो वैल्यू ऐसे इनर कॉलम में लिख देंगे 12,000। अब देखेंगे कि कमीशन में एडजस्टमेंट था क्या। कमीशन के लिए एडजस्टमेंट बोला गया है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कमीशन, ये देखो लास्ट में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हम लोगों का जो कमीशन रिसीव हुआ है उसमें एडवांस ही है 2,000, मतलब ज्यादा मिल गया है, 2,000 ज्यादा मिला है, एडवांस है, तो हमें तो 12 मंथ्स का प्रिपेयर करना चाहिए, तो हम लोग जो एडवांस रिसिप्ट है उसे हम लोग लेस कर देंगे। और अगर ये वाला क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का होता तो इस एडवांस को हम लोग कहाँ लिखते बता सकते हो। हम लोगों ने कमीशन जो है एडवांस ले लिया है, तो ये क्या है हमारा लाइबिलिटी, तो कहाँ पर लिखते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी कमीशन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस 8,000 है, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो वो इंश्योरेंस 8,000 प्रीपेड, यानी हम लोगों ने जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया, प्रीपेड मतलब हमारा टाइम आया नहीं, हम लोगों ने ज्यादा पेमेंट कर दिया 2,000, तो ये 12 मंथ से ज्यादा शो कर रहा है, तो इसको हम लोगों ने 12 मंथ का दिखा दिया 6,000। अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया हम लोगों ने। इंटरेस्ट है क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट क्रेडिट यानी इनकम है 6,000 और इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट था। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हम लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, बाय इंटरेस्ट 6,000। और इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट, तो 2,000 हमें नहीं मिला। ड्यू तो हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हुआ है मतलब इसी पीरियड का है, तो 8,000। तो बता सकते हो ये वाला कहाँ जाएगा, अगर हमारा बैलेंस शीट बनता तो एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ लिखना चाहिए था, एसेट साइड में, करेंट एसेट में। म्यूट कर लो ना, किसी का म्यूट नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो क्या बता रहा है, इंटरेस्ट के बाद बैड डेप्ट बताया है 2,000, तो टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट है 2,000। अब इसमें फर्दर बैड डेप्ट ऐड भी कर सकते हो या फिर चाहो तो टू फर्दर बैड डेप्ट ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम ऐड कर देते हैं क्योंकि मैंने इनर कॉलम में लिख दिया इसीलिए। फर्दर बैड डेप्ट, इसके बाद भी बैड डेप्ट हुआ है, फर्दर बैड डेप्ट भी 2,000 था, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 4,000, ये हो गया फर्दर बैड डेप्ट। तो ए बी एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने, सी पॉइंट कर लिया, डी पॉइंट भी कर लिया, फर्दर बैड डेप्ट किया है, और देखेंगे डेटर के ऊपर कुछ और भी प्रोविजंस है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये दिया हुआ है 1/4/2012 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का दिया हुआ है, तो फिर ऐसा अगर दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसको यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जैसे ये ब्रॉट डाउन हुआ है ना वैसे ही जो दिया हुआ है हमारा 4,000, इसे हम आउटर कॉलम में ही लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 4,000, ठीक है। यहाँ पर डेटर दिया हुआ है 40,000, तो डेटर
40,000 दिया हुआ है, कुछ फर्दर बैड डेप्ट है, तो उसका हम लोग वर्किंग बना के देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेटर, तो डेटर दिया हुआ है हमारा 40,000, डेटर दिया हुआ है हमारा 40,000। फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट हुआ है हमारा 2,000, तो कितना बच रहा है 38,000। हमेशा फर्दर बैड डेप्ट ही चार्ज होगा, क्योंकि जो और बैड डेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है, जस्ट डेटा दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, अगर ये ट्रायल बैलेंस होता तो ये सारा डेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर का जो डेटा होता है वो एक ही बार पुट होता है, बाकी सारा डेटा 2 टाइम्स पुट होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था या तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट हो जाता है या फिर इसका एंट्री हुआ नहीं होता है। तो सेंट्री डेटा 40,000 है, फर्दर बैड डेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार लिखा है, देखो फिर और एक बार इसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट होता तो ये वाला पूरा पोर्शन बैलेंस शीट में चला जाता। फर्दर बैड डेप्ट हुआ है 2,000, यानी डेटर का वैल्यू 38,000 हो गया। पहले बैड डेप्ट चार्ज होने के बाद 40,000 हुआ था, फिर फर्दर बैड डेप्ट हुआ 38,000, और अब इन लोगों ने सोचा है कि 5% प्रोविजन करेगा। तो प्रोविजन हमेशा बैड डेप्ट हटा के करना चाहिए, ठीक है। जो पता ही है हमें बैड डेप्ट हो चुका है, उसके ऊपर अब प्रोविजन करके फायदा क्या है, ये तो कंफर्म है बैड डेप्ट है। अभी कितना प्रोविजन करना है 5%, तो 1900 हो रहा है, तो 1900, तो 38,000 माइनस 1900 करोगे तो ये डेटर का वैल्यू आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, क्लोजिंग डेटर, ये ओपनिंग डेटर, और ये हम लोगों ने पीएल में पुट कर दिया। अब इसको पीएल में पुट करेंगे 1900 को, ठीक है। तो ये करंट बैड डेप्ट है, प्रोविजन तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन जो है हमेशा प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1900, ये करंट ईयर का देखो, और प्रीवियस ईयर का मैंने उस साइड ब्रॉट डाउन किया, ये क्लोजिंग वो ओपनिंग था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बता रहा है कि डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये बाई साइड में चला जाएगा 2000, डिस्काउंट रिसिप्ट 2000, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ लिख देते हैं बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 2000, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 80,000। टू डेप्रिसिएशन, कभी भी प्लांट मशीनरी मत लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी कहाँ जाता है, प्लांट मशीनरी जाता है बैलेंस शीट में, तो ये कितना है 80,000। 80,000 के ऊपर कितना परसेंट चार्ज करना है, 80,000 के ऊपर चार्ज करना है 10%, तो कितना हो जाएगा 8,000, यहाँ पर लिख देते हैं 10%, 8,000। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कितना हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितना हो रहा है, तुम लोग टोटल करके बताओ। उधर ये है 1 लाख, 10,000, 8,000, 4,000, 1,22,000, 1,24,000। अच्छा, 614 मतलब -66,100 आ रहा है मेरा प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, एंड इसको लिख सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल, ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है, जिस वजह से हमारा कैपिटल बढ़ सकता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल घट सकता है। तो ये आ रहा है 66,100, ठीक है। और प्रोविजन कोई कोई क्या करता है ना, इधर जो लिखा हुआ था मेरा, ऐसे भी कर सकते हो, ये जो प्रोविजन, अगर किसी को इस तरह का कोई हैबिट है तो वो भी कर सकते हो। ये जो प्रोविजन है इसमें से माइनस किया जाता है, ओल्ड में से न्यू माइनस किया जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि गलत हो सकता है, लेकिन ये सबसे लॉजिकल कंसेप्ट इसी में होगा कि हम लोग ओल्ड वाला लाइबिलिटी होता है प्रोविजन, इसीलिए ब्रॉट डाउन कर दिया क्रेडिट साइड में, और जो न्यू वाला है वो पीएल से बन रहा है, तो पीएल डेबिट टू हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट, एडलेस करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा इसमें। तो ये हो गया 66,100 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बस इसमें तो पीएल ही करने बोला था, और तो कुछ नहीं बोला है। ये तो इजी था, आई होप कि तुम लोगों ने किया हो थोड़ा बहुत।
अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था हमारा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, following is the trial balance of Messrs Bridges and Son prepare final accounts for the year ended 31st March 2013। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला है। ये पूरे ट्रायल बैलेंस पैटर्न में दिया हुआ है, ये पूरे का पूरा ट्रायल बैलेंस पैटर्न में दिया हुआ है। स्टॉक एज ऑन 1/4/2012, ठीक है, यानी पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक 2 लाख परचेज एंड सेल, तो डेबिट वाला परचेज है, क्रेडिट वाला सेल्स है। बिल्स रिसीवेबल, डेबिट में 50,000, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। रिटर्न, रिटर्न आप बता सकते हो कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, डेबिट वाला कौन सा, सिर्फ रिटर्न बता दिया है। बताओ कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। मैंने लास्ट दिन समझाया था कैसे तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है। परचेज क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो अगर परचेज डेबिट होता है तो उसका रिटर्न क्या होगा? यानी परचेज का रिटर्न है क्रेडिट साइड वाला और सेल्स का रिटर्न है डेबिट साइड वाला, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न करना मतलब तो अमाउंट कम हो जाना, तो डेबिट होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना चाहिए। कैरेज इनवर्ड, डेटर, क्रेडिटर, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, बैड डेट, फर्नीचर, ब्रिजेस, कैपिटल, ब्रिजेस, ड्रॉइंग्स, लूज टूल्स, प्रिंटिंग, पोस्टेज, नहीं सॉरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश, मशीन, कमीशन। लेकिन पहला बात है तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग में जाना चाहिए, कौन सा पीएल में जाना चाहिए और कौन सा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो तुम लोग मुझे बताओ कि सबसे पहला जो है स्टॉक, ये कहाँ पर जाना चाहिए? फटाफट बता दो, एक क्वेश्चन का बता दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को क्लियर है। बताओ स्टॉक कहाँ पर जाएगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या, बहुत मारेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या, ट्रायल बैलेंस में तो है ही ना, यही तो ट्रायल बैलेंस। अरे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बताओ, ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहे हो? ओपनिंग ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग बोलो ना, ट्रायल बैलेंस क्यों बोल रहे हो? यही तो ट्रायल बैलेंस। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग, हाँ। बिल्स रिसीवेबल, पीएल में जाएगा। पीएल में बहुत मार पड़ेगा। बैलेंस शीट में जाता है। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है ना, यस मैम। तो फिर कैसे पीएल में जाएगा? बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे ना तुम लोग, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो ये हमेशा कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। रिटर्न, रिटर्न क्या होगा? रिटर्न जो है, जो रिटर्न है, यानी परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था, सारे के सारे इनवर्ड कहाँ जाते हैं, लास्ट दिन बताया था, ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर क्रेडिटर कहाँ जाएगा? फाइनल अकाउंट। अरे नाम बताओ, फाइनल अकाउंट तो तीनों मिला के है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। मैम डेबिटर हो गया मैम, एसेट और क्रेडिटर लायबिलिटी। हाँ बोलो ना, बैलेंस शीट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, पीएल, जितना भी इनवर्ड है ट्रेडिंग में जाएगा, जितना भी आउटवर्ड है वो पीएल में जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड मतलब होता है सेल करवाने का खर्चा। मतलब मान लो तुम्हारा जो कस्टमर है, तुम उससे डिलीवरी चार्जेस ले रहे हो, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। वो कैरी करके तुम उसके पास पहुंचा रहे हो। अब डिलीवरी चार्जेस तुम ले भी सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो, लेकिन लगता तो है ना एक डिलीवरी चार्जेस। तो कैरेज आउटवर्ड जो है, ये जो होता है सारा का सारा आउटवर्ड रिगार्डिंग सेल होता है, सेल करवाने के लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, इसीलिए आउटवर्ड सारा पीएल में जाता है। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? पीएल। पीएल एक क्रेडिट साइड है, एक डेबिट है, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, एक डिस्काउंट अलाउड है, एक डिस्काउंट रिसिप्ट है। सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाना चाहिए बताओ? मैम ट्रेडिंग, पीएल में जाएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, फर्स्ट डेटा क्या लिखा हो, नॉर्मली वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। सैलरी कहाँ जाता है? पीएल में। बट इफ हाँ, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस है, डिपेंड करता है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो क्या है। ये ध्यान रखो, ये हर जगह ऐसा रहता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ जाएगा। अगर फर्स्ट लैंग्वेज सैलरी है तो पीएल में जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा। तो इसीलिए सैलरी एंड वेजेस पीएल में जाएगा। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा?
P&L में मैम। PL, रेंट, P&L, वेजेस एंड सैलरी, trading, बैड डेट, P&L, अच्छा फर्नीचर, asset, balance sheet, बैलेंस शीट, ब्रिजेस कैपिटल, बैलेंस शीट कैपिटल balance sheet, बैलेंस asset, शीट, एसेट क्या, लाइबिलिटी, liability, हाँ ब्रिजेस, ड्राइंग्स, liability, लाइबिलिटीज, लूज टूल्स, P&L, बैलेंस शीट नहीं लूज टूल बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट सही, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। लूज टूल्स मतलब हाँ वो एसेट होता है, करंट एसेट, सॉरी फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट बोल रहे हैं, वो मतलब फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए वो इसमें जाएगा एसेट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल PL, पीएनएल। एडवर्टाइजिंग, PL, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट balance sheet, asset, बैलेंस शीट। पेटी कैश, ये भी बैलेंस शीट। मशीन, balance sheet, कमीशन, पीएनएल, बस PL, इस, हाँ पहले तुम लोग को दिमाग में ये आइडेंटिफाई कर लेना है, इधर उधर नहीं लिखना है, ठीक है। अब नीचे जितना भी एडजस्टमेंट है, तो इसी में एडजस्टमेंट है, इसी पेज के अंदर, तो नीचे जितना भी एडजस्टमेंट है वो सारा डेटा क्या होगा, 2 बार एडजस्ट होगा। फिनिश गुड स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2000 कितना, वो तो लिखा नहीं है, 31 मार्च का है, मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ये सारा डेटा 2 बार जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो पता है, trading and balance, हाँ ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो ये कंसेप्ट तुम लोग को पता है, स्टॉक का वैल्यू हमेशा करना चाहिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो जो लोअर होगा वही वैल्यू हम लोगों को लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी अगर मार्केट प्राइस, मान लो ना हम 4,20,000 में गुड्स खरीद के लेके आए, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 4 लाख चल रहा है, तो मुझे भी 4 लाख लेके ही दिमाग में चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी कस्टमर को बोलेंगे कि ये 4,20,000 प्लस अगर उस पर प्रॉफिट लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट है मेरा, कॉस्ट पे प्रॉफिट लगाएंगे तो कैसे चलेगा, मतलब दाम इसका गिर चुका है, तो फिर मार्केट का जो वैल्यू होता है तुम्हें उसी में इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यही रूल्स है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम सेल ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा करना चाहिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस, या फिर इसे बोला जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो बताओ ये पूरा सम कितना लेके करना है हमें, 4,20,000 एंड 4 लाख, कौन सा लेके करना है, 4 लाख, 4 लाख लेके करना है, ठीक है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो होता है वहां लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 10% एंड मशीन 20%, तो ये डेप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है, जबकि हम लोग तो एक ही साल के लिए करेंगे, तो यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या फिर तुम्हारा एसएलएम हो, फर्क तो नहीं पड़ता है ना, फर्स्ट ईयर तो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, सेकेंड ईयर से फर्क पड़ता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ एक ही साल के लिए बना रहे हैं, फिर भी हमें मेथड दे दिया है, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन एक बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएल में जाएगा, और एक बार उतना ही अमाउंट मशीन के या फिर फर्नीचर के एक्चुअल वैल्यू से लेस होके बैलेंस शीट में एसेट साइड में पुट हो जाएगा। रेंट बता रहा है कि 5,000 एडवांस है, तो एडवांस है तो उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग 12 मंथ से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेंट एडवांस किया है। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि रेंट हमारा इनकम है या रेंट हमारा एक्सपेंस है। रेंट डेबिट साइड दिया हुआ है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है। अगर हमने एक्सपेंस को एडवांस कर दिया है तो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, बताओ। तुम अपना एक्सपेंस एडवांस कर दिए हो तो तुम्हें क्या है, रिलैक्स हो या फिर टेंस हो, एसेट है, एसेट है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, अच्छा तो ये एडजस्टमेंट करना है हमें सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, एक सैलरी वेजेस एक वेजेस सैलरी, तो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है बट नॉट पेड, यानी ये हमें एडजस्ट करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रख दिया है, ये 30,000 ऐड होगा और ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, करेंट लाइबिलिटी। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, डेटर के ऊपर एक डाउट प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, जो कि एक बार पीएल में चार्ज होगा और एक बार यही वाला अमाउंट लेस होके डेटर का जो नेट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में शो करेगा। और कमीशन रिसीवेबल मतलब कमीशन हमें मिलना चाहिए था बट नहीं मिला है, तो ये ऐड होगा, और क्योंकि ये इनकम है तो ये एसेट साइड में चला जाएगा। तो मैंने देखो सब कुछ बता दिया, हम तो कर रहे हैं, ठीक है, मुझे तो करना ही है तुम लोगों के लिए, तुम लोग भी अपने हिसाब से करना स्टार्ट करो, ताकि अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं किया हो तो कम से कम यहाँ तो करो, काम में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कोशिश करो, मैंने सब बता दिया है अपने हिसाब से करने का, और मेरे साथ साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पर देख लो।
तो पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम फॉर्मेट नहीं कर रहे, जस्ट टी शेप डाल के कर दे रहे। तुम लोग पूरा फॉर्मेट कर लो, ऊपर नाम लिख लो इन द बुक्स ऑफ, जैसे होता है, क्योंकि ये सारे मतलब प्रेजेंटेशन में भी नंबर रहता है, ठीक है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख। और क्या क्या जाएगा ट्रेडिंग में? परचेज, 2 परचेज, परचेज में रिटर्न है तो इनर कॉलम में लिख देते हैं। तो परचेज में कितना? 22 लाख का है, लेस रिटर्न, क्रेडिट साइड वाला रिटर्न लेस करना है, ठीक है, ऑपोजिट 50,000। तो ये हो जाएगा 21,50,000। फिर सेल्स दिखा था मुझे, एक ही लाइन में सेल्स भी लिखा हुआ था, बाय सेल्स 35 लाख। अच्छा, इसमें भी रिटर्न है। लेस रिटर्न, रिटर्न था 1 लाख, तो ये 34 लाख हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो बैलेंस शीट में जाता है, तो ट्रेडिंग पीएल इसमें क्या हो जाएगा मेरा? नहीं, पीएल तो काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ये सेकंड पेज भी पीएल के लिए रख देते हैं। थर्ड पेज में हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। थर्ड पेज में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, एक ही साथ बनाना चाहिए ताकि ना मेहनत कम हो जाए, ठीक है। लाइबिलिटीज और एसेट्स। अब देखो, परचेज एंड सेल्स के बाद मुझे मिल गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है, तो फिक्स्ड एसेट के नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, करंट एसेट का हेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर जो जगह है वो मैंने फिक्स्ड एसेट के लिए छोड़ दिया है, इस पे बिल्स रिसीवेबल होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि एक तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर फिक्स्ड एसेट और नीचे करंट एसेट, उस बेसिस पे लिखेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल डेटर के बाद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डेटर आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल है 50,000, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं। बिल्स रिसीवेबल 50,000। उसके बाद है रिटर्न, तो रिटर्न हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। कैरेज इनवर्ड, तो ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड है 50,000। फिर है डेटर क्रेडिटर, कैरेज इनवर्ड है 50,000। फिर चले जाना हमें बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डेटर, और डेटर का वैल्यू है 2 लाख, क्रेडिटर है 4 लाख। डेटर का वैल्यू है 2 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। और यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर, बिल्कुल इसके बराबर लिख देते हैं। क्रेडिटर है 4 लाख का, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, 4 लाख। अच्छा, डेटर क्रेडिटर के बाद है कैरेज आउटवर्ड, जो कि पीएल में चला जाना चाहिए, कैरेज आउटवर्ड। तो ट्रेडिंग आई होप कितने में हो जाएगा, तो यहाँ से पीएल हो जाएगा, टू कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड कितना है? 40,000। अच्छा, अब है डिस्काउंट। तो एक डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा और क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा। तो यहाँ जीपी या फिर जीएल जो भी हो, तो बाई डिस्काउंट इधर हो जाता है डिस्काउंट रिसिप्ट। तो ये क्रेडिट वाला होना चाहिए 5,000, और टू डिस्काउंट ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड 5,000। दोनों ही 5,000 है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही 5,000, अगर कोई ना भी समझ के लिखते तो उसका आंसर जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी एंड वेजेस 2,20,000, तो ये पीएल में जाएगा।
सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन हमें ये देखना है एडजस्टमेंट हमारा था क्या सैलरी वेजेस में था या वेजेस सैलरी में था। चेक करते हैं, सैलरी एंड वेजेस में था 30,000 था। तो ठीक है, सैलरी एंड वेजेस 2,20,000, सैलरी एंड वेजेस 2,20,000 एट आउटस्टैंडिंग 30,000, तो 2,50,000। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 2,50,000, या आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, सैलरीज एंड वेजेस जो है, ये कहाँ पर चले जाना चाहिए, ये बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी में चले जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वेजेस एंड वेजेस, हम लोगों को सैलरी वेजेस पे करना चाहिए था, हम लोगों ने किया नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस 60,000, तो ये पीएल में जाना चाहिए। टू इंश्योरेंस, और इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इंश्योरेंस के बाद आ जाएगा रेंट, रेंट है, रेंट भी है 60,000। क्या रेंट में कोई एडजस्टमेंट था? हाँ, रेंट है 5,000 बस पेड इन एडवांस, तो इसमें एडजस्टमेंट था। तो टू रेंट, ये भी है 60,000, इसे लिखेंगे इनर कॉलम में, और क्योंकि हम लोगों ने एडवांस किया है तो एडवांस लेस करना पड़ेगा 5,000, तो ये हो जाएगा 55,000। और ये एडवांस जो है ये करेंट एसेट में लिखेंगे, एडवांस रेंट, आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, एडवांस रेंट, एडवांस कर दिया है हमने रेंट, और ये है 5,000। एडवांस रेंट हो गया 5,000। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी 80,000, तो ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। टू वेजेस एंड सैलरी, तो टू वेजेस एंड सैलरी 80,000, वेजेस एंड सैलरी 80,000 हो गया। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट है 10,000, तो ये पीएल में चला जाएगा, बैड डेप्ट पीएल में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये जो पेज मैंने रखा था, टू बैड डेप्ट 10,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बैड डेप्ट, फर्नीचर 4 लाख है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्नीचर पहले इसे लिख देते हैं बैलेंस शीट में, फर्नीचर 4 लाख। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और रेट कितना है फर्नीचर का 10% पर एनम, तो 10%, तो ये हो जाएगा 40,000। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू आ जाएगा 3,60,000, और यही डेप्रिसिएशन हमें पीएल में लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 40,000। उसके बाद है ब्रिजेस कैपिटल 5 लाख, ब्रिजेस कैपिटल 5 लाख, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल हमेशा इनर कॉलम में लिखना चाहिए, इसमें एडजस्टमेंट तो होगा, कम से कम प्रॉफिट या लॉस का तो होगा, कुछ और एडजस्टमेंट हो या ना हो, क्योंकि बिजनेस करोगे प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद है ब्रिजेस ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स जो है लेस करना पड़ेगा कैपिटल से 70,000, लेस ब्रिजेस ड्राइंग्स 70,000, तो ये आ जाता है 4,30,000। उसके बाद है लूज टूल्स, लूज टूल्स फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होगा, तो लूज टूल्स लिखना पड़ेगा, तो मशीन का जगह छोड़ देते, ठीक है, नीचे लिखेंगे लूज टूल्स।
लूज टूल्स का वैल्यू है 1 लाख। लूज टूल्स का वैल्यू है 1 लाख। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो पीएल में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और अमाउंट है 30,000। कोई एडजस्टमेंट तो देख लेते हैं। जैसा क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, डेप्रिसिएशन एक किया हम लोगों ने, रेंट कर दिया, सैलरी कर दिया। अच्छा, कमीशन रिसीवेबल में होगा। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद एडवर्टाइजिंग है 50,000। टू एडवर्टाइजिंग, $50,000 एडवर्टाइजिंग का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो ये तो बैलेंस शीट का डेटा है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक वो भी करंट एसेट है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है 45,000 और कैश एट बैंक 2 लाख। पेटी कैश 5,000। नेक्स्ट पेज में ही करना पड़ेगा। पेटी कैश 5,000। अच्छा, मशीन 3 लाख है और उस पर डेप्रिसिएशन 20%। मशीन 3 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 5%, नहीं कितना था, 20%। तो ये हो जाएगा 60,000। तो 2,40,000। 2,40,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 60,000। लास्ट है कमीशन। कमीशन तो दोनों साइड आएगा, रिसिप्ट भी है और पेड भी है। तो टू कमीशन, अच्छा, कमीशन में एडजस्टमेंट जो था वो रिसीवेबल के ऊपर था, यानी ये एक्सपेंस के ऊपर नहीं होगा। तो एक्सपेंस आउटर कॉलम में लिख देते हैं 10,000 और कमीशन यहाँ पर लिखेंगे बाई कमीशन। अच्छा, कमीशन कितना है, रिसीवेबल 5,000 और ये 30,000। ऑलरेडी रिसीव्ड है 30,000, ऐड करेंगे रिसीवेबल 5,000, तो ये बन गया 35,000 और इसे मुझे लिखना है बैलेंस शीट में। कमीशन रिसीवेबल 5,000। अच्छा, प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर के ऊपर 5%, ये वाला नहीं किया मैंने। प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर के ऊपर 5%। तो डेटर तो हमारा है 2 लाख लेस पीबीडीटी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो 2 लाख के ऊपर 5% 10,000 होता है। तो कितना हो जाएगा, 1,90,000 और ये पुट हो जाएगा पीएल में। टू पीबीडीटी, टू पीबीडीटी। तुम लोग पूरा लिखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 10,000। अच्छा, और क्या था, और क्या था, और बस क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 4 लाख। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग में लिख देते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। अब अगर हम लोग करेंगे तो बार बार हम लोग को कुछ चेक भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट है। जस्ट अब हमारा जिस तरह से आंसर आएगा उस तरह से लिख के अगर बैलेंस शीट टैली हो जाता है तो फिर हमारा सम्स बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 34 एंड 4, 38 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं 38 लाख और
टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर और बाई जीपी ब्रॉट डाउन। तो कितना हो जाता है 38 लाख माइनस 2 lakh minus 21 lakh 50,000 minus 50,000 minus 80,000 13 lakh 20,000 13 lakh 20,000 13 lakh 20,000 plus 5,000 plus 35,000 तो इधर टोटल आ जा रहा है 13 lakh 60,000। ये जो टोटल आ रहा है 13 lakh 60,000 तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 13 lakh 60,000 तो ये भी होना चाहिए 13 lakh 60,000। अब ये सारा जो है एडजस्ट करते हुए देखना है कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है minus 40,000 minus 5,000 minus 2,50,000 minus 60,000 minus 55,000 10 40 50 50 and 51 lakh 30 1 lakh 90 2 lakh 10 7 lakh 40,000 to net profit balancing figure 7 lakh 40,000 transferred to capital 7 lakh 40,000। अब इसे बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड करना है नेट प्रॉफिट 7 lakh 40,000 ऐड कर दो 4 lakh 30 के साथ 11 lakh 70,000 प्लस 4 lakh प्लस 30,000 16 lakh आ रहा है इधर लिखेंगे टोटल क्योंकि बाकी पोर्शन इधर है 16 lakh आ रहा है और एसेट साइड भी हमारा आना चाहिए 16 lakh अगर आ जाएगा तो सम्स हमारा सही है 16 lakh और इधर माइनस 10,000 1 lakh 90 minus 50,000 minus 5,000 minus 45,000 अच्छा मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं लिखा था ना उसे लिखना पड़ेगा उसे मैंने बोला कि लास्ट में लिख लेंगे यहाँ लिख देते उधर तो और जगह नहीं बचा क्लोजिंग स्टॉक कितना था क्लोजिंग स्टॉक था 4 lakh तो देखो दोनों साइड 16 lakh आ रहा है क्या हम्म 16 lakh तो आ रहा है मेरा तो 16 lakh आ रहा है तुम लोग का 16 lakh आ रहा है Yes, ma'am. 60 lakh. तो ये भी ठीक ठाक ही था सम्स ज्यादा कुछ टफ नहीं था अब इलास्ट्रेशन 10 देखो Mr. Arvind Kumar had a small business enterprise. He has given trial balance. Trial balance दिया हुआ है अब तुम लोग मुझे यहाँ से ना बताते जाओ कौन सा कहाँ पुट होगा ठीक है फिर से हम लोग उसी तरह से समझ लेते हैं कैपिटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में ठीक है लाइबिलिटी साइड अच्छा मशीन बैलेंस शीट अच्छा ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है ये कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है पीएल ठीक है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन रिपेयर्स टू मशीन वेजेस ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस तो यही होता है ना ट्रेडिंग विश्वजीत ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस में बार बार गलत बोलते हैं अच्छा सैलरी पीएल इनकम टैक्स फॉर ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार
बता सकते हो? नहीं, इनकम टैक्स जब इंडिविजुअल अपना टैक्स दे रहा है, टैक्स देना क्या होता है इंडिविजुअल के लिए? लायबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस ही है, उसका टैक्स देना पड़ेगा उसके बिजनेस से, लेकिन टैक्स दे रहा है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं ना, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी, मतलब बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनी के लिए हम लोग मानते हैं वैसे बिजनेस के लिए भी तो हम लोग मानते हैं ना। पार्टनरशिप में सिर्फ नहीं मानते, पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी है वही पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी इक्वल होता है, तभी तो उसे हटा के एलएलपी आया है। तो यहाँ पर जब हम लोग टैक्स देंगे तो इसे एक्सपेंस नहीं, इसे पर्सनल ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है, और ये कैपिटल से लेस होना चाहिए। इनकम टैक्स हमेशा क्या होगा, प्रोप्राइटर के कैपिटल से लेस होना चाहिए। तो ये वाला बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स बोल के ट्रीट करना पड़ेगा इनकम टैक्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल का है, ठीक है। इनकम टैक्स जब तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, कॉलेज में भी पढ़ोगे, इसके अलावा इंटर में भी पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स में क्या होता है ना, 6 हेड होते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम जो होता है वो पीएल में चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो इनकम टैक्स है ये है ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, जो कि अरविंद कुमार यानी इंडिविजुअल हेड में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, इंडिविजुअल होता है, इस तरह का 6 हेड होता है। इनकम ऑफ HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इस तरह का टैक्स का बहुत सारा पार्ट होता है। जब तुम लोग पढ़ोगे, सर टैक्स पढ़ाते हैं तो सर से पूछना। तो ये अरविंद कुमार का जो टैक्स है, क्योंकि मिस्टर अरविंद कुमार का बताया, उनके बिजनेस का नहीं, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, इसलिए ये उनका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा और इसे ड्राइंग्स ट्रीट किया जाएगा। कैश इन हैंड, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इसके अंदर दिया हुआ, ये पीएल में चला जाएगा। परचेज, ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में परचेज से लेस हो जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग, सिटी बैंक कहा जाएगा, बताओ? एसेट होगा ना, सिटी बैंक, ये अच्छा क्रेडिट साइड में है, हाँ तो क्रेडिट साइड में है, लाइबिलिटी होगा। अच्छा, उसके बाद देखो एक्रूड इनकम, ये कहाँ लिखना है, बताओ? बता सकते हो कहाँ लिखना है एक्रूड इनकम? देखो, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा ना, तो इसे हम लोग देखो, पहला बात है एक्रूड इनकम क्रेडिट डेबिट साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा डेबिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंसेस या फिर एसेट रहता है। तो एक्रूड इनकम हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। अब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस तरह का डेटा दिया हुआ रहेगा, तो मैंने जैसे बताया कि ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा एक ही बार यूज होता है, ठीक है। तो इसे या तो तुम लोग पीएल में लिख सकते हो, या तो तुम लोग बैलेंस शीट में लिख सकते हो, किसी भी एक जगह पुट कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट में पुट करोगे तो उसके नेचर के हिसाब से ये एसेट साइड में चला जाएगा, करेंट एसेट में, और अगर तुम लोग पीएल में लिखोगे तो बाई साइड में बाई एक्रूड इनकम बोल के लिख सकते हो। तो जब पीएल में लिखोगे, अगर मान लो कोई एक जन पीएल में लिख रहा है, कोई बैलेंस शीट में लिख रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो पीएल में चार्ज कर रहा है उसका नेट प्रॉफिट कुछ अलग आएगा, उसका भी बैलेंस शीट टैली करेगा, ठीक है। और जो बैलेंस शीट में लिख रहा है उसका भी बैलेंस शीट टैली करेगा, लेकिन जीपी को छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के, नेट प्रॉफिट का आंसर और बैलेंस शीट का टोटल का आंसर अलग आएगा। लेकिन दोनों ही सही है, कुछ गलत नहीं है, हम लोग कोई भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो पीएल में दे सकते हैं या तो बैलेंस शीट में, जबकि ये ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो ऑब्वियसली ये दो जगह एडजस्ट हो जाता है, एक पीएल में और एक बैलेंस शीट। वैसे ही सिमिलरली सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। अगर तुम लोग इसे बैलेंस शीट में भेजना चाहते हो तो तुम लोगों को भेजना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, और अगर तुम लोग इसे पीएल में देना चाहते हो तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम बैलेंस शीट में लिख के करवाएंगे, तुम लोग इसी सम्स को घर पे पीएल में लिख के करके देख सकते हो कि किस तरह से आंसर में क्या चेंजेस आता है। बाकी सारा डेटा एक ही जैसा रहेगा, आंसर में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, बट क्वेश्चन का जो आंसर टोटल अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सही है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा मैम? बिल रिसीवेबल, ओ बिल्स रिसीवेबल, हाँ वो छूट गया, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, एसेट बैलेंस शीट, एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएल में जाएगा, ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग है। अच्छा, उसके बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी, हाँ, बैड डेट,
PNL। अच्छा, डिस्काउंट ऑन परचेज, ये बताओ। मैम ट्रेडिंग। डिस्काउंट ऑन परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट मिला है हम लोग को परचेज करते हुए। मैम PL में। PL में जाएगा ना, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलाउड होता है ना, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा लैंग्वेज दे दिया परचेज, वैसे तो परचेज करते हुए ही हमें डिस्काउंट रिसिप्ट होता है। तो फिर सेल से पहले वाला हो गया ना फिर। हाँ बस, हाँ ये सेल के पहले वाला ही है, मतलब ये ट्रेडिंग रिलेटेड परचेज ही है, लेकिन परचेज में जब डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट जो होता है ना, ये हमारा हमेशा PL में ही तो जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ये उसके बेसिस पे है। डेटर जाएगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, और ये टोटल है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू ए कस्टमर फॉर 12,000, ये दिया हुआ है, तो इसके लिए गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट हमें चाहिए। अच्छा, 2,400 pays as rent for office was debited to landlord account and was included in debtor, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा जनरल मैनेजर। ठीक है, ये एक एक कर लेंगे, पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, बहुत सारा एडजस्टमेंट है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट और इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड PL। ये वाला पेज भी छोड़ देते हैं PL के लिए। नेक्स्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए भी 2 पेज रख देते हैं हम, और बाकी वर्किंग के लिए यूज करेंगे। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पहले नीचे नीचे सबसे नीचे एक बार कर दो, सबसे नीचे। ठीक है, अच्छा तो पहला हमें दिया हुआ है, देखो कैपिटल दिया हुआ है शायद अरविंद कुमार का। हाँ कैपिटल, तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। अरविंद कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख, इसे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मशीन 36,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये PL में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये PL में चला जाएगा 4,000। अच्छा, जब देखो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मशीन में और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इसका मतलब ऑलरेडी चार्ज्ड है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो डेटा है वो ऑलरेडी एडजस्ट करके ही दिया हुआ होता है, तभी ट्रायल बैलेंस बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग 4,000 फिर 36,000 से माइनस नहीं करेंगे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ट्रायल बैलेंस का डेटा एक बार ही पुट होगा, जस्ट एक बार पुट होगा। अच्छा, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट भी तो था हमारा रिगार्डिंग मशीन, था क्या? नहीं, रिगार्डिंग मशीन तो नहीं था।
Repairs to machine 5,200. Wages 54,000. वेजेस में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं था. वेजेस 54,000. अच्छा, सैलरी 21,000. सैलरी 21,000 ये पीएल में चला जाएगा. के ऊपर लिखा 21,000 यहाँ लिखा है. अच्छा, उसके बाद है इनकम टैक्स. ये कैपिटल से लेस हो जाएगा 1,000. यहाँ पर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स, ब्रैकेट में लिख दो इनकम टैक्स. अच्छा, तुम लोग लिखो. हम एक मिनट थोड़ा लैपटॉप में चार्ज लगाते. चार्जर खुला था, मैंने देखा. तुम लोग लिखो हमारे. $99,000 हो गया. इनकम टैक्स तक हो गया. अब है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड ये चलो एसेट साइड में चला जाएगा. कैश इन हैंड यहाँ लिखते हैं. कैश इन 4,000. इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये सबसे लिक्विड होता है, सबसे लास्ट में होना चाहिए. $4,000. अच्छा, कैश इन हैंड है 4,000. अच्छा, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000. $1,49,000. और उस पर डिप्रिशिएशन. हाँ बता. मैम अरविंद कैपिटल में से ड्राइंग लेस करके 99,900 आ रहा है. अच्छा, गलत माइनस कर. 1 लाख में से 1 लाख में 1,000. अच्छा, 99,000 ही था. मैम को 100 लेस करना होगा इससे. और एक जीरो दो. कम दे रहे हो जीरो. 1,000 है ना, 100 नहीं है. अच्छा, टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000. तो डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5,000. परचेज 2,50,000. रिटर्न करना है 3,000. तो परचेज और रिटर्न. टू परचेज लेस रिटर्न 2,50,000 और 3,000. 2,47,000. अच्छा, परचेज हो गया. सेल्स 4,98,000 बाय सेल्स.
4,90,000। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट था, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस था, वो समझाते। अभी जिन लोगों ने पहले क्लास किया उन लोग को समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोग का आज हम समझा देंगे। अच्छा, सेल्स में एडजस्टमेंट था, तुम लोग सेल्स का एडजस्टमेंट लिखेंगे। ये देखो सेल्स का एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि हम लोग गुड्स को एक्चुअली कस्टमर को अपने मतलब हिसाब से बोल रहे हैं कि आप ले जाओ, आपको पसंद होगा तभी आप पैसा दो, खरीदो, अदरवाइज नहीं, आप 10-15 दिन इसे रखो, यूज करो, देखो, ठीक है। तो इससे बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब 15 डेज बाद एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है, उतने दिन बाद आप मुझे बता सकते हो कि आपको गुड्स लेना है या नहीं लेना है। तो जो गुड्स अप्रूवल बेसिस में सेल किया गया था उसका कॉस्ट था 10,000, कस्टमर को 12,000 में बेचा गया है। 10,000 का गुड्स 12,000 में भेजा गया है, जो कि अप्रूवल बेसिस में है। अगर कस्टमर टाइम के अंदर अप्रूव करता है तो उसे सेल मानेंगे, नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर देंगे, मतलब उसे सेल को रिवर्स करेंगे, फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। और कस्टमर को अप्रूवल बेसिस में भेजा गया था 30 मार्च 2013। दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, बट इसे हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड किया है। तो देखो कंडीशन हुआ क्या है, मैंने गुड्स को सेल कर दिया है। अप्रूवल बेसिस में मतलब क्या, पैसा तो लिया नहीं है उससे, तो जब मैंने गुड्स को सेल कर दिया और उसे मैंने एक्चुअल सेल्स ट्रीट किया है, तो एंट्री मैंने क्या होगा, डेटेड टू सेल्स। पैसा तो मुझे मिला नहीं, मैंने एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर दिया, डेटेड टू सेल्स कर दिया है मैंने 12,000, ठीक है। अब ये कितने का था, कॉस्टिंग था इसका 10,000, और कब दिया है मैंने, 30 मार्च को दिया है, ठीक है। अब जब अकाउंट का ईयर एंडिंग आ रहा है, जब मतलब अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, ईयर एंड हो चुका है, तो क्या होगा, अब ये क्या है, हम लोग सेल्स तो मान रहे हैं लेकिन एक्चुअली सेल्स होगा कि नहीं होगा डोंट नो, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर उसे बताना था, लेकिन हम लोगों ने सेल ही किया है एकदम 30 मार्च को, 31 मार्च को ईयर एंड है, 30 मार्च को किया है। अब उसे जो भी टाइम दिया है उसके पहले तो उसे पूछ नहीं सकते, परेशान तो कर नहीं सकते कस्टमर को कि मेरा फाइनल अकाउंट बनने वाला है, अब बता दीजिए लेना है कि नहीं लेना है। तो वो बताएगा कि आपने ही तो बोला कि 10-15 दिन बाद बता दीजिएगा, तो अभी हम क्यों बताएं। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो अकाउंट्स हमें क्या बोलता है कि ये सेल तो आपने सेल लिख दिया, बट ये तो आपका सेल होगा कि नहीं होगा, तो वो तो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर इसे सेल ट्रीट कर दोगे तो तुम्हारा जीपी जो है वो ज्यादा दिखेगा, जो कि फ्यूचर में हो सकता है जीपी उतना ना भी हो। तो एक बार फाइनल अकाउंट्स गलत होगा, जीपी गलत होगा, तो नेट प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत तो बैलेंस शीट, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी वही ड्रॉ डाउन वगैरह के लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो अकाउंट हमें ये सोल्यूशन देता है कि आप इस सेल को ही कैंसिल कर दो, ठीक है। सेल को कैंसिल कर दो, तो हम लोग सेल को कैंसिल कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। जैसे सेल्स को कैंसिल कर दिए तो हमारा सेल क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 12,000 का सेल हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो अब उस गुड्स का क्या करें, जो स्टॉक हमने भेजा था उसे सेल बोल के भेजा था, अब सेल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है और हमने सेल बना के रखा है उसे, जबकि वो सेल होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो उसका भी सोल्यूशन है, एक तो पहले सेल को कैंसिल कर दो, और जो तुम्हारा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है उसे तुम क्लोजिंग स्टॉक बोल के ट्रीट कर दो, ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग में क्या होगा, इस तरह से, स्टॉक लाइन विद कस्टमर डेबिट, स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, कस्टमर डेबिट टू क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग, ठीक है, टू हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो 10,000 में रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा था हमें हमेशा कौन से रिकॉर्ड में कौन से प्राइस में कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस में, कौन से प्राइस में स्टॉक को रिकॉर्ड करना चाहिए, सॉरी, कौन से प्राइस में स्टॉक को रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस में। तो ये कंडीशन हुआ है। तो डेटर टू सेल्स ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में उसी हिसाब से हमें सेल दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमें अपना सेल को कम करना है। अगर सेल को कम करना है तो सेल से हमें 12,000 लेस करना पड़ेगा, और हमें अपने स्टॉक में 10,000 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 12,000 का सेल कैंसिल करो, और वो 12,000 वाला जो सेल है उसका कॉस्ट वैल्यू है 10,000, उसे एज ए स्टॉक ट्रीट करो। ये एक्चुअली सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा भी था। इसके पहले हम लोगों ने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो उसके जस्ट आगे वाले क्लास में हम लोगों ने किया था। एकदम छोटा सा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वगैरह बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इस तरह से फाइनल अकाउंट्स वगैरह में इसका कंसेप्ट हमें चाहिए होता है, इसलिए मैंने ये करवा दिया था। तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे सेंट ऑन अप्रूवल, सेंट ऑन अप्रूवल 12,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4,90,000 से 12,000, 4,86,000। और यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें हमें ऐड करना है
उसमें ऐड करना है सेंट ऑन अप्रूवल वाला स्टॉक, सेंट ऑन अप्रूवल इस तरह से ही लिख देते हैं 10,000। तो ये देखो ये एडजस्टमेंट हमारा दो जगह पुट हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग में ही दो जगह पुट हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक में वहां पर हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा ये वाला, तो 0.3 वाला एडजस्टमेंट हमारा हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, तो ये हो गया 70,000। नेक्स्ट है सेल्स के बाद था हमारा सिटी बैंक, तो सिटी बैंक का हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो सिटी बैंक हमारा कहाँ पर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। $7,600। अच्छा, एक्रूड इनकम, अब जैसे कि मैंने बताया था पीएल या बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट में दे रहे हैं, तुम लोग इसे पीएल में देके देखना बाद में। एक्रूड इनकम है एसेट साइड में, तो फिर ये हमारा एसेट हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 3,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 30,000, बिल्स रिसीवेबल है 30,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पीएल में चला जाएगा 10,000, बाई पीवीडीटी 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000। अच्छा, उसके बाद है बिल्स पेबल 16,000, बिल्स पेबल लाइबिलिटी बीपी 16,000, बिल्स पेबल है 16,000, बैड डेब्ट है 2,000, बैड डेब्ट 2, बैड डेब्ट 2,000। अब बैड डेब्ट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट था, रिटर्न ऑफ फर्दर 6,000 एट बैड डेब्ट एंड मेंटेन ए प्रोविजन 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट, तो 2 फर्दर बैड डेब्ट लिख देते हैं, या फिर ऐड करके भी लिख सकते हो 2 फर्दर बैड डेब्ट, तो फर्दर बैड डेब्ट है 6,000, और इसको बैलेंस शीट में एक बार लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में पहले डेटर लिखेंगे, डेटर, डेटर है 70,000। अच्छा, डेटर भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ये देखो डेटर भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ना 12,000 से, क्योंकि हम लोगों का सेल जैसे कैंसिल हुआ है उसका इफेक्ट डेटर पे भी आ जाएगा, तो लेस कर देंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, डेटर भी कम हो जाएगा क्योंकि मैंने डेटर को भी तो बढ़ाया था जैसे मैंने अप्रूवल सेल किया था, 12,000 ये लेस हो जाएगा। लेस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट है, फर्दर बैड डेप्ट था 6,000। फिर इसके बाद लेस करना पड़ेगा पीवीडीडी, लेकिन उसके आगे भी कुछ एक एडजस्टमेंट है, ये देखो यहाँ पर है कि 2,400 पेड एज रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर। गलत क्या हो गया है, 2,400 रेंट था ऑफिस का जो डेबिटेड होना था लैंडलॉर्ड अकाउंट में, ठीक है, डेबिटेड हुआ है लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्योंकि ऑफिस रेंट का एंट्री होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि ये डेबिट हो गया है लैंडलॉर्ड अकाउंट में और इंक्लूडेड है डेटर में, तो डेटर से इसे लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये गलती से डेटर में इंक्लूडेड हो गया है तो डेटर से इसे लेस करेंगे, रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड, तो 2,400,
ये सारा लेस करने से हमें डेटर एक्चुअली क्या होना चाहिए वो पता चलेगा। डेटर 70,000 शो कर रहा है, लेकिन उसमें से 12,000 का डेटर कैंसिल कर देंगे बिकॉज कंफर्म नहीं है कि ये डेटर जनरेट होगा भी या नहीं होगा। 6,000 का फर्दर बैड डेट है, लेस कर देंगे 52,000, 2,400 बाय मिस्टेक चला गया है, 49,600 ये हमारा नेट डेटर आ रहा है। अब इस पे क्रिएट करेंगे पीबीडी और जिसका रेट है, पीबीडीडी का रेट है 5% इंटू 5%, 2480 माइनस इक्वल टू 47,120 ये हो जाएगा हमारा नेट डेटर। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा उस सबका 2 बार पोस्टिंग होना ही चाहिए, तो फर्दर बैड डेट 2 बार पोस्ट हो गया, ये वाला एक ही बार हुआ है, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। रेंट जब लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल का भी हो गया। टू पीबीडीडी ये नया वाला जो है 2480 करंट ईयर वाला जो है इसे लिखना पड़ेगा टू पीबीडीडी, टू पीबीडीडी जो नया क्रिएट हुआ है 2480। अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने किया। प्रोविजन फॉर बिल्स पेबल बैड डेट डिस्काउंट ऑन परचेज 7080 क्रेडिट है, मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बाई साइड में लिखेंगे बाई डिस्काउंट 7080 परचेज करते हुए हमें डिस्काउंट मिला है। आफ्टर दैट है डेटर लिख दिया मैंने, क्रेडिटर 62,520, क्रेडिटर 62,520, ओपनिंग स्टॉक 74,000, टू ओपनिंग स्टॉक 74,000। अच्छा एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक एक बार लिखना है बैलेंस शीट में, बाकी सारा एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने। अच्छा ये जनरल मैनेजर का कमीशन करना है, वर्क्स मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। अच्छा तो पहले हम लोग ट्रेडिंग का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रेडिंग तो हो गया है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये कितना हो रहा है 4,86,000 प्लस 70,000, 5,56,000 माइनस 74,000 माइनस 54,000 माइनस 2,47,000, तो 1,81,000। ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,81,000 प्लस 10,000 प्लस 7080, तो ये हो गया 1,98,080। इसे लिख लेते हैं टोटल 1,98,080। बाकी यहाँ देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा हमारा सैलरी, रिपेयर्स टू मशीन, डेप्रिसिएशन। अच्छा रेंट का मैंने लिखा नहीं, रेंट का एडजस्टमेंट लिखेंगे। अच्छा 5,200 माइनस हो गया 5,000 हो गया 2,000 6,000 और इधर पीबीडीडी 2480 और माइनस होगा हमारा यहाँ पर रेंट जो है वो एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। रेंट ऑफिस का एक्सपेंस है जो हम लोगों ने चार्ज करना हम लोग भूल गए, तो फिर यहाँ पर हो रहा है 1,50,000 हो रहा है। ठीक है यहाँ पर हो रहा है 1,50,000, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट बिफोर
ये वाला क्यों लिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या देने बोला है, जनरल मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, वर्क्स मैनेजर को कमीशन देना है 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ओन। तो फिर जनरल मैनेजर को बोला है कि कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और वर्क मैनेजर को देना है 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन। तो जनरल मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के पहले, तो एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर यहाँ पर लिख देते हैं, टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कोई भी कमीशन देने के पहले का नेट प्रॉफिट है 1,50,000, ठीक है, यहाँ पर 1980। अब हम लोग क्या करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो दो कमीशन देना है, एक तो जनरल मैनेजर को, एक वर्क्स मैनेजर को। जनरल मैनेजर वाला पॉइंट बता रहे क्या है, वर्क्स मैनेजर वाला एकदम आसान है। वर्क्स मैनेजर को कमीशन देना है 12% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 12% बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन एंड हिज ओन। मतलब कोई भी कमीशन देने के पहले ना तो जनरल मैनेजर को कमीशन दो, ना तो वर्क्स मैनेजर का कमीशन दो, उसके पहले जितना नेट प्रॉफिट है उसका 12% वर्क्स मैनेजर को चला जाएगा। तो टू वर्क्स मैनेजर कमीशन, तो 1,50,000 के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 12%, 18,000, 12% 18,000 हो गया। तो ये आ गया वर्क्स मैनेजर का कमीशन। वर्क्स मैनेजर को कैसे कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट का 12%, और उस प्रॉफिट से ना तो जनरल मैनेजर का कमीशन पे होना चाहिए, ना तो वर्क्स मैनेजर का कमीशन पे होना, ये ठीक था। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये तुम लोग को समझना पड़ेगा, जनरल मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब जनरल मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद ये कैसा होता है, तो इसका वर्किंग हम यहीं पर बना रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जगह है, तुम लोग लास्ट में बनाओ, ठीक है। वर्किंग नोट जो है आफ्टर बैलेंस शीट तुम लोग बनाओ, हम यहीं पर दिखा देते हैं, यहाँ पर रिलेट करने में सही रहेगा। तो ये तो है नेट प्रॉफिट 1,50,000 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। हम लिखते हैं कि लेट मैम 12,000, हाँ 12,000 जनरल मैनेजर कमीशन अगर x है, एक बार 12,000 होगा क्योंकि वो होता है तुम्हारा 110/100। एक बार कंसेप्ट के साथ भी देख लेते हैं, फिर वो भी समझा देते हैं कैसे डायरेक्टली कर पाओगे इजीली। तो कमीशन अगर x है तो मेरा टोटल नेट प्रॉफिट है 1,50,000, और इसमें से मुझे दे देना है 18,000 वर्क्स मैनेजर का कमीशन। तो जितना बचेगा, ठीक है, एक्चुअली मुझे पता ही है कितना बचेगा क्योंकि पहले निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर माइनस करके ही लिख देते, नहीं तो जगह शॉर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर मेरा प्रॉफिट आता है 1,32,000। इसमें से अगर हम कमीशन देंगे जनरल मैनेजर को तो उसे x रुपीस का कमीशन देंगे, और उसका कमीशन देने के बाद 10% जो मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% जनरल मैनेजर को देना है, यही बताया। देखो general manager commission is general manager is to be given at 10% of net profit after charging his commission, after charging his commission 10% of net profit। उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% देने से जो कमीशन आएगा वही होगा जनरल मैनेजर का कमीशन। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 13,200 हो जाएगा, इसका 10%, और 10% मतलब 10/100 यानी 0.1, तो 0.1x, और ये x हो गया। तो 13,200 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 1.1x, देयरफॉर x इक्वल टू 13,200 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये 12,000 होगा। दैट्स वाई हम लोग इस तरह से करते हैं 1,32,000 जो कि शॉर्टकट है इनटू 110/100। इसका मतलब यही होता है कि इसी में उसका कमीशन इंक्लूडेड है 10 रुपीज, 110 प्रॉफिट होना चाहिए तभी उसमें से हम लोग 10 रुपीज का प्रॉफिट दे सकते हैं, दैट इज 10%। इसीलिए देखो यहाँ पर भी 1.1 आया, अगर 110 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना तो भी 1.1 ही आएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो 1.1 ही आएगा, बात एक ही है, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट के साथ समझा दिया, बाकी शॉर्टकट के लिए तुम लोग ऐसे कर सकते हो। आफ्टर चार्जिंग होगा जो कमीशन का रेट होगा, नॉर्मली 10% मतलब 10/100 करते हो, उसे तुम लोग को 110/100 करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 12,000। तो अच्छा वर्क्स मैनेजर कमीशन ये लिख देते हैं, मैनेजर
कमीशन, और इसे लिख देते हैं टू जनरल मैनेजर कमीशन 12,000 टू नेट प्रॉफिट। एकदम मतलब सारा चीज चार्ज करने के बाद 1,50,000 माइनस 18,000 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब ये वाला हमें कैपिटल में ऐड करना है, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया 1,20,000, ऐड कर दो 2,19,000, और इसके अलावा है 62,500, 16,000, 4,000, 7,600, और यहाँ तो कुछ नहीं है। और कुछ है क्या? 1 2 3 4 डेटा है। सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिटी बैंक लिख दिया है मैंने। अच्छा, इसमें कुछ कमीशन पेएबल था क्या? कहीं कमीशन पेएबल था? अच्छा, ये जो तो था ना, ये कमीशन पेएबल हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी जो मैंने कैलकुलेट किया सर, अभी तो हम लोगों ने किया, हम भूल गए। ये देखो कमीशन पेएबल कितना है, 18,000 12,000, क्योंकि ये आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस था, इसका मतलब ये पेएबल है। अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो इसका एडजस्टमेंट दो जगह होना चाहिए। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया पीएल में एज ए एक्सपेंस, और बाकी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग कमीशन या फिर कमीशन पेएबल, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 18,000 एंड 12,000, तो ये 30,000। तो टोटल हो जा रहा है 3,39,000 120, और एक बार चेक कर लेते हैं 30,000 76,000 सॉरी 7,600 4,000 16,000 16,520 339120 339120। अच्छा, यहाँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है, अभी क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दो। तो क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, और उसमें ऐड हो जाएगा अप्रूवल वाला 10,000, वो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 70,000। अब इसका टोटल करना पड़ेगा 36,000 प्लस 1,49,000 प्लस 47,120 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 70,000 339120 339120। ये क्लोजिंग स्टॉक जैसा ट्रेडिंग में लिखा था वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया विद एडजस्टमेंट, तो 3,39,120। तो जितना भी होमवर्क था वो हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 और 3 हमने बड़ा बड़ा सम्स किया है, ठीक है। और एकदम लास्ट वाला जो एक छोटा सा सम्स था, तो हम इसके बाद तुम लोग को और भी देंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में प्रैक्टिस जरूरत होता है, अलग अलग एडजस्टमेंट होता है। तो प्लीज तुम लोग होमवर्क ट्राई करना, ठीक है।
ट्राई करना, ताकि जब हम क्लास में सॉल्व करेंगे तो तुम लोग मुझे हेल्प कर पाओ, तो फिर थोड़ा फास्ट हो जाएगा हमारा। तो तुम लोग जरूर ट्राई करना, हम और भी होमवर्क देंगे, और होमवर्क हम सारा करवाएंगे, टेंशन का कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम करवाएंगे बोल के तुम लोग कुछ भी प्रैक्टिस ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट और भी होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को, और उसे प्रैक्टिस करो, और इसमें प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ रहेगा ताकि तुम लोग कर पाओ। और टाइम के साथ करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, विथ फॉर्मेट, क्योंकि जिन लोगों का रिटर्न रहेगा, रिटर्न हालांकि अकाउंट सबका ही है, तो फिर अगर लिख के नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने